स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीजीए का ध्यान जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु देशों की क्षमता में सुधार लाने, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए पर केंद्रित है। दूसरा, जीजीए के लिए एक प्रमुख चुनौती विकासशील देशों हेतु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी सहायता में कमी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। जीजीए का ध्यान जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु देशों की क्षमता में सुधार लाने, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। जीजीए के लिए एक प्रमुख चुनौती विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी सहायता में कमी है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। COP28 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकासशील देशों को अभी भी जलवायु अनुकूलन प्रयासों के लिए समर्थन की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ट्रैकोमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित संक्रमण है जिसका उपचार न किया जाए तो यह दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2017 में भारत को आधिकारिक तौर पर संक्रामक ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित नेत्र संक्रमण है जो क्लाइमार्डिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह अपूरणीय दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2017 में भारत को संक्रामक ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि वर्ष 2019 से 2024 तक भारत के सभी जिलों में ट्रैकोमा के मामलों की निगरानी जारी रही, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। सूडान की भौगोलिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूडान की सीमा पूर्व में लाल सागर से साझा करती है। दूसरा, सूडान की सीमा उत्तर में ईरान से साझा करती है। तीसरा, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नील नदी उत्तर से दक्षिण तक सूडान से होकर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल एक और तीन, विकल्प सी दो और तीन, या विकल्प डी एक दो और तीन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। सूडान उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। मिस्र की ही तरह नील, इसकी सहायक नदियां इस अत्यंत गर्म मरुस्थल देश का जीवन है। सूडान में नील नदी के किनारे खेती और पशुपालन करते हुए हजारों वर्ष से लोग रह रहे हैं। बता दें कि सूडान की सीमा पूर्व में लाल सागर से साझा करती है, अतः एक सही है। सूडान उत्तर में मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। नील नदी सूडान से होकर प्रवाहित होती है, अतः कथन तीन सही है, अतः विकल्प बी सही है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं। दूसरा, इनकी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा बीमा प्रदान किया जाता है। तीसरा, इनकी कुल परिसंपत्तियों का 50% से अधिक हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों में होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कार्य करती है, जो मुख्य रूप से ऋण और अग्रिम प्रदान करने, शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के साथ साथ पट्टे और किराया खरीद लेन देन में संलग्न है। यद्यपि एनबीएफसी बैंकों के समान कार्य करती हैं, फिर भी उनमें कई प्रमुख अंतर हैं। एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, अतः कथन एक सही है। एनबीएफसी भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और वे स्वयं चेक जारी नहीं कर सकती हैं। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः कथन दो सही नहीं है। एनबीएफसी को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वित्तीय गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि इसकी कुल संपत्ति का 50% से अधिक हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों में होना चाहिए और इसी तरह वित्तीय परिसंपत्तियों से आय इसकी सकल आय के 50% से अधिक होनी चाहिए, अतः कथन तीन सही है। हाल ही में समाचारों में रहे लिन 4 और लिन 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? विकल्प ए स्तनधारियों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के विनियमन से, विकल्प बी नेमाटोड सी एलिगेंस के विकासात्मक समय से,
विकल्प सी हृदय रोग से संबंधित आनुवंशिक विकार से, या विकल्प डी पौधों में सिग्नल संचरण पथ से। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लिन 4 और लिन 14 नेमाटोड कैनोर हैप्डाइटिस एलिगेंस में विकासात्मक समय के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। एम्ब्रोस और रूकुन के अभूतपूर्व अनुसंधान से पता चला कि लिन 4 एक माइक्रो आरएनए है जो लिन 14 की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा यह जीव में विकासात्मक घटनाओं के समय को नियंत्रित करने के क्रम में महत्वपूर्ण जीन है। बता दें कि लिन 4 कुछ विकासात्मक प्रक्रियाओं को सही चरणों में घटित होने को सुनिश्चित करता है। यह खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में माइक्रो आरएनए की भूमिका स्थापित की। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे छोटे आरएनए अणु बहुकोशिकीय जीवों में जीन अभिव्यक्ति और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अतः विकल्प बी सही है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा, इसने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 और वार्ड संरक्षण अधिनियम 1890 को प्रतिस्थापित कर एक अधिक सुलभ दत्तक ग्रहण कानून बनाया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है यदि वे जघन्य अपराधों 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध में शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 और वार्ड संरक्षक अधिनियम 1890 को प्रतिस्थापित कर अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक ग्रहण कानून की शुरुआत की है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। गौरतलब है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को एक वैधानिक निकाय बनाया जो अनाथ, आत्मसमर्पित और परित्यक्त बच्चों के लिए सुचारू एवं विनियमित गोद लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य द्वारा चलाए जा रहे हों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा, अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर पंजीकृत होने चाहिए। लिटिल प्रेस्पा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अल्बेनियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। दूसरा, यह यूरोप की सबसे पुरानी विवर्तनिक झीलों में से एक है। तीसरा, किलिमंजारो पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लिटिल प्रेस्पा झील अल्बेनियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। अतः कथन 1 सही है। यह यूरोप की सबसे पुरानी विवर्तनिकी झीलों में से एक है। अतः कथन 2 सही है। गैलिसिका पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं जो यूरोप की सबसे पुरानी गहरी झीलों में से एक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। टाइफून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टाइफून उष्ण सागरीय जल के ऊपर निर्मित होते हैं और इनकी वायु गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होती है। दूसरा, टाइफून के कारण उत्तरी गोलार्ध में कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वायु दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इसकी मुख्य विशेषता तेज हवाएं और भारी वर्षा है। इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। टाइफून उष्ण सागरीय जल के ऊपर निर्मित होते हैं और इनकी वायु गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होती है। अतः कथन 1 सही है। उत्तरी गोलार्ध में तूफान के दौरान वायु कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वामावर्त प्रवाहित होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। चांदीपुरा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रैप्डोविरिडे परिवार का सदस्य है जो देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में छिटपुट मामलों और प्रकोप का कारण बनता है। दूसरा, यह रेत मक्खियों और टिक्स जैसे वाहकों द्वारा फैलता है। तीसरा, इस संक्रमण का प्रबंधन केवल लक्षणात्मक रूप से ही किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या टीका उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी।
चांदीपुरा वायरस रैप्डोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में छिटपुट मामलों और प्रकोपों का कारण बनता है। अतः कथन 1 सही है। यह रेत, मक्खियों और टिक्स जैसे वाहकों द्वारा फैलता है। अतः कथन 2 सही है। संक्रमण का प्रबंधन केवल लक्षणात्मक रूप से किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प डी सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक पहल के रूप में शुरू किया गया है। दूसरा, एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20% से 30% की कमी का राष्ट्रीय स्तर का अस्थायी लक्ष्य प्रस्तावित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक पहल के रूप में शुरू किया गया है। अतः कथन 1 सही है। एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेटेड मैटर PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20 से 30% की कमी का राष्ट्रीय स्तर का अस्थायी लक्ष्य प्रस्तावित है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुरूप NCAP के ढांचे के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने भागीदारी की। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। तीसरा, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज के इलाके तक पहुंचे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन के कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जा सकता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ। अतः कथन 1 सही है। देखने में तो असहयोग आंदोलन असफल था, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ। लाखों लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि स्त्रियां एवं पुरुष दोनों आंदोलन में शामिल हुए। लाखों स्त्री पुरुषों के इसी राजनीतिकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। इस आंदोलन से भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। अतः कथन 2 सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन का देश के दूर दराज के स्थानों तक प्रसार हुआ। अतः कथन 3 सही है। इसलिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डेटा संप्रभुता का अर्थ है कि किसी देश का डेटा उसके अपने कानूनों के अधीन होना चाहिए तथा उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संग्रहित होना चाहिए। दूसरा, एक मजबूत डेटा संप्रभुता ढांचा भारतीय नागरिकों को डेटा उल्लंघनों से बचा सकता है तथा संवेदनशील सरकारी और सैन्य अभियानों को सुरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।